नमो बुद्धाय दोस्तों। दोस्तों, आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नया विषय लेकर के, जो आज के परिप्रेक्ष्य में होना ही चाहिए। दोस्तों, समय है भारत के गणतंत्र दिवस का। और गणतंत्र दिवस हो और बाबा साहब अम्बेडकर की बात ना हो तो ये बड़ी बेईमानी होगी। दोस्तों, आज का जो भारत है वो जिस रूप में है, चाहे वो आर्थिक मामलों में, इकोनॉमी में हो, या भारत के बैंक हो, भारत की नदी परियोजनाएं हो, दलितों की स्थिति हो, शूद्रों की स्थिति हो, ओबीसी की स्थिति हो, भारतीय महिलाओं की स्थिति हो, इन सब के पीछे है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का योगदान। ये सब आज जिस स्थिति में है, जो आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे हैं, भारत अगर आज विकसित होने की तरफ बढ़ रहा है, भारत की महिलाएं अंतरिक्ष में पहुंच रही हैं, तो उन सब के पीछे योगदान है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। तो आज हम उनके इसी योगदान के बारे में कुछ बातें जानेंगे। हो सकता है आप दोस्तों जानते हो, अगर जानते हो तो मुझे जरूर बताइएगा, और अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और इसको शेयर भी कीजिए। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उसका शीर्षक है आधुनिक भारत के निर्माण में बाबा साहब अंबेडकर का योगदान। दोस्तों, बाबा साहब अंबेडकर ने भारत का संविधान लिखकर देश के विकास, अखंडता और एकता को बनाए रखने में विशेष योगदान किया और सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार और न्याय की गारंटी दी। कानून के समक्ष सभी नागरिकों की समानता के सिद्धांत के साथ साथ एक व्यक्ति, एक राय, एक मूल्य भारतीय संविधान की पहचान बन गई। दोस्तों, सभी जानते हैं आजादी से पहले भारत राजनीतिक दृष्टि से एक राष्ट्र नहीं था। वह कई प्रांतों में, छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। प्रत्येक प्रांत में अनेक जातियों, धर्मों के लोग रहते थे। क्योंकि प्रत्येक प्रांत स्वतंत्र था, इसलिए उनके बीच सांस्कृतिक संघर्ष अधिक था। हालांकि बहुसंख्यक लोगों का धर्म एक ही था, फिर भी वहां जातियों का शोषण लगातार जारी था। यहाँ तक कि आधुनिक विचारधारा के पैरोकार अंग्रेज भी यहाँ के राजनीतिक, सांस्कृतिक वर्चस्व को समतावाद में नहीं बदल सके। भारत की यह विषमता कैसे दूर हो, इसकी रूपरेखा तय करने की जिम्मेदारी सौंपी गई किसको? बाबा साहब अंबेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति को। हमारे संविधान का सार इसी प्रस्तावना में देखा जा सकता है, जिसकी शुरुआत इन बहुमूल्य शब्दों से होती है, हम भारत के लोग। देखा जाए तो आधुनिक भारत के निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर की भागीदारी का अनुमान ब्रिटिश काल की विभिन्न गतिविधियों में भागीदारी देखकर लगाया जा सकता है। 27 जनवरी 1919 को साउथ बरो कमेटी के सामने अपनी गवाही में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, लोकप्रिय सरकार का मतलब केवल लोगों की सरकार नहीं है, बल्कि लोगों द्वारा सरकार है। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत का संविधान लिखकर देश के विकास, अखंडता और एकता को बनाए रखने में विशेष योगदान दिया और सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार और न्याय की गारंटी दी। कानून के समक्ष सभी नागरिकों की समानता के सिद्धांत के साथ साथ एक व्यक्ति, एक राय, एक मूल्य भारत के संविधान की पहचान बन गई। दोस्तों, भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा संविधान है लिखित, और जितनी समता यहाँ के संविधान में सभी लोगों के लिए दी गई है, दुनिया में किसी भी संविधान में इतनी समता, समानता किसी भी संविधान में वहां के नागरिकों को नहीं दी गई। श्रमिकों के लिए क्या किया? दोस्तों, विभिन्न वर्गों के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने सब कुछ किया, लेकिन भारत के जो राजनीतिज्ञ हैं, उनने उनकी जो अन्य वर्गों के लिए किए गए कार्यों की पहचान को छुपा कर रखा। वो डरते थे
कि अगर ये पहचान उजागर हो गई कि उनने दलितों के अलावा अन्य लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, तो वो भारत के हर जनता के रोल मॉडल हो जाएंगे। उनके जो मनोवादी विचारधारा वाले जो नेता हैं, वो उनके आगे बौने साबित हो जाएंगे, इसलिए वो डरते थे। तो दोस्तों, आज मैं वही खुलासा कर रहा हूं कि उनने अलग अलग वर्ग के लिए क्या किया। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं श्रमिकों के लिए। डॉक्टर अंबेडकर ने श्रमिकों की समस्याओं को उठाने के लिए 15 अगस्त 1936 को इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। सरकार द्वारा बॉम्बे विधानसभा में पेश किए गए औद्योगिक विवाद विधेयक का पुरजोर विधेयक करते हुए उसे श्रमिकों के लिए काला कानून बताया था। उन्होंने कहा था कि यह विधेयक श्रमिकों की नागरिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। इस बिल के विरोध में 7 नवंबर 1938 को एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल का आयोजन किया था। बाद में जब देश आजाद हुआ, तब डॉक्टर अंबेडकर ने सरकारी कर्मचारियों को मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर मिलने वाली महंगाई भत्ता योजना की शुरुआत की थी। दोस्तों, क्या आज कोई जानता है कि महंगाई भत्ते की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों, उसकी शुरुआत की थी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ही ऐसे नेता थे जो महिलाओं का भला चाहते थे। आजाद भारत में महिलाओं के अधिकारों के लिए उनके द्वारा पेश किया गया हिंदू कोड बिल पारित नहीं होने के बाद उन्होंने तुरंत कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। वो जानते थे कि महिलाओं को अत्याचार जितने हो रहे हैं, अत्याचार दुनिया में किसी भी वर्ग की महिलाओं के साथ नहीं हुए हैं, क्योंकि भारत में प्रभाव था मनुस्मृति का। दोस्तों, आपने मनुस्मृति के मेरे दूसरे अध्याय सुने होंगे। उनमें देखो कितना काले कानूनों से महिलाओं को जकड़ दिया गया था, उनको सांस लेने तक की इजाजत नहीं थी। आजादी के पहले श्रम मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान महिलाओं को कारखानों में रातें में काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उन्होंने प्रसव के दौरान महिलाओं को विशेष रियायतें दिलाने का प्रयास किया और सफल रहे। आज जो महिलाओं को सीसीएल मिलती है, चाइल्ड केयर लीव, वो बाबा साहब अंबेडकर की देन है। और जो रात में महिलाओं को जो फैक्ट्रियों में, कारखानों में काम करने से जो आजादी मिली है, वो भी बाबा साहब के द्वारा दिलाई गई आजादी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने पुरुष और महिलाओं के लिए समान वेतन की भी मांग की और श्रमिकों के काम के घंटों को कम करने के लिए 1934 के फैक्ट्री अधिनियम में संशोधन किया। जो आज अधिकार है श्रमिकों का कि वो 8 घंटे ही काम करेंगे, वो बाबा साहब अंबेडकर की देन है। वो उनने 8 घंटे दिलाए, जो एक नियत कर दिया गया कि एक वर्कर से कितना काम लिया जा सकता है। चलिए अब बात कर रहे हैं जल नीति की। क्या आपने सोचा है कि भारत की औद्योगिक और जल नीति में बाबा साहब ने कभी कोई योगदान दिया? नहीं जानते आप? नहीं जानते आप? सुने, डॉक्टर अंबेडकर ने सबसे पहले 1942 से 1946 के बीच शाश्वत विकास का मॉडल प्रस्तुत किया। उनका मानना था कि औद्योगिकरण प्रगति का एक महत्वपूर्ण अंग है और वह देश के संसाधनों पर आधारित होना चाहिए। ऐसा कहने का उनका उद्देश्य देश में किसानों, श्रमिकों, महिलाओं, युवाओं और मध्यम वर्ग के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के अवसर पैदा करने के लिए किया था। उनमें से बिजली उत्पादन परियोजनाएं राष्ट्रीय रणनीति का हिस्सा थीं। उनका दृढ़ मत था कि सस्ती और प्रचुर बिजली के बिना औद्योगिकरण सफल नहीं हो सकता। इसके लिए उन्होंने न केवल विचार प्रस्तुत किए, बल्कि महत्वाकांक्षी बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी स्थापित करवाई। उन्होंने दामोदर नदी बेसिन परियोजना उनकी देखरेख में ही पूरी हुई, बल्कि हीराकुंड परियोजना, कोसी और सोन नदी बेसिन परियोजनाओं की रूपरेखा उनके द्वारा ही तैयार की गई थी। ये ज्ञात रहे आपको कि 3 जनवरी 1945 को कोलकाता में बोलते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, दामोदर परियोजना एक बहुउद्देशीय परियोजना है और हमारा उद्देश्य केवल बाढ़ की समस्या को हल करने तक सीमित नहीं है, बल्कि सिंचाई, बिजली उत्पादन, जल परिवहन तक है। वे डॉक्टर अंबेडकर ही थे जिन्होंने 1945 में केंद्रीय जल आयोग की स्थापना में अहम भूमिका का निर्वहन किया था। ऐसे ही भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में उनकी जबरदस्त और महत्वपूर्ण भूमिका थी। उनके द्वारा 1925 में लिखी गई पुस्तक द प्रॉब्लम ऑफ रूपी
इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन को आधार बनाकर कहा जा सकता है कि वर्तमान भारत की आर्थिक नीतियां व व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर की योजना और दूरदर्शिता पर विकसित हुई थी। अब बात कर लें, बात हो गई किस किस की, महिलाओं के प्रति उनका योगदान, श्रमिकों के प्रति उनका योगदान, कर्मचारियों के प्रति उनका योगदान, लेबर्स के प्रति उनका योगदान, भारत की आर्थिक स्थिति, आर्थिक मजबूती के लिए उनका योगदान, भारत की जल परियोजनाएं, विद्युत परियोजनाएं, बांध के प्रति उनका योगदान। अब बात करें किसानों के प्रति उन्होंने क्या किया। भारतीय किसानों के बारे में डॉक्टर अम्बेडकर के हृदय में विशेष करुणा थी। यह उनके किसान आंदोलन से स्पष्ट हो जाता है। किसानों को जमींदारों की गुलामी से मुक्त कराने के लिए 14 अप्रैल 1929 को चिपलून में उन्होंने शेतकारी परिषद का आयोजन किया। किसानों के हित को केंद्र में रखकर उन्होंने 17 सितंबर 1937 को बंबई विधानमंडल में एक विधेयक पेश किया था। वहीं 10 जनवरी 1938 को उनके नेतृत्व में 25,000 किसानों का मार्च विधानमंडल तक निकाला गया। कृषि के विकास को लेकर उन्होंने नई अवधारणा प्रस्तुत की। कृषि एक उद्योग होना चाहिए, राष्ट्रीय उद्योग होना चाहिए। उनकी योजना यह थी कि सरकार के नियंत्रण में होने वाली खेती की सारी लागत सरकार वहन करे और किसान फसल के बाद सरकार का सारा खर्च चुका देंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश विरोध के कारण इसे संविधान में शामिल नहीं किया जा सका। इसका दुष्परिणाम आज किसानों में असंतोष के रूप में दिखाई देता है। यदि बाबा साहब अम्बेडकर की अवधारणा को स्वीकार कर लिया गया होता, अनाज पर एमएसपी जैसे मुद्दे नहीं उठते, क्योंकि सरकार अपने खर्चों को पूरा करने के लिए उत्पादन मूल्य तय कर देती। डॉक्टर अम्बेडकर यही नहीं रुके, बल्कि उनका मुख्य रूप से मानना था कि देश के प्रमुख और बुनियादी उद्योगों का स्वामित्व केवल राष्ट्र के पास होना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। दोस्तों, उन्हें हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ किया, लेकिन उनका अहम दर्द, मुख्य दर्द था दलितों के प्रति। दलितों को तो के लिए तो वो भगवान हैं। दलित आज अगर पढ़ लिख रहे हैं और वो बराबरी में, देश की उन्नति में बराबरी में खड़े हैं, तो वो है, उनके पीछे हैं डॉक्टर अम्बेडकर। दोस्तों, भारत के धर्म के बारे में भी उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर का मानना था कि हर धर्म को परखा जाना चाहिए। वे स्वयं जिस धर्म से संबंधित थे, उसके लिए उन्होंने बहुत गंभीरता से परखने की शुरुआत की। जब उन्हें लगा कि यह धर्म आम लोगों के हितों और उनके समग्र विकास के विरुद्ध है, तब उन्होंने अपने जन्म सिद्ध धर्म को त्यागने का संकल्प घोषित कर दिया। उन्होंने अन्य धर्मों का अध्ययन एवं मनन करना आरंभ कर दिया। उन्होंने इस देश के तर्क संगत और वैज्ञानिक धर्म को चुनकर भारत को रचनात्मकता के रास्ते पर छोड़ दिया। उन्होंने बौद्ध धर्म को चुना, जो करुणा और हृदय परिवर्तन के मार्ग के माध्यम से लोगों को, दिलों को जीतता है। उस धर्म के विपरीत जो भय के माध्यम से दूसरों को नियंत्रित करने की प्रक्रिया का अभ्यास करता था। शांति और अहिंसा के माध्यम से विश्व को समृद्ध बनाने वाले धर्म को स्वीकार कर डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत को सार्वभौमवाद की ओर ले जाने का प्रयास किया। दोस्तों, आपकी समझ में आया भारत जो आज है, यानी आधुनिक भारत के निर्माता कौन है? वो है और कोई नहीं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ही हैं, जिनकी वजह से आज भारत एक विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर है। दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।